हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार देव 64 वीडियो के साथ में आज टॉपिक है हमारा पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमने पाचन तंत्र का प्रथम भाग आहार नाल का अध्ययन कर लिया है। अब आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियों का अध्ययन हमें करना है। तो देखिए टॉपिक है पाचक ग्रंथियाँ। तो ध्यान देना बेटा, मानव में आहार नाल से संबंधित 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत ग्रंथि और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। तो देखिएगा इनको पॉइंट देखो। मानव में आहार नाल से संबंधित निम्नलिखित 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो देखिए बेटा, मानव में आहार नाल से संबंधित निम्नलिखित 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां इन्हें बोलेंगे सेलेवरी ग्लैंड्स। सेलेवरी ग्लैंड्स। दूसरी है यकृत ग्रंथि, इन्हें बोलते हैं लिवर ग्लैंड्स। और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। पैनक्रियाज, PANCREAS, पैनक्रियाज ग्लैंड्स। तो देखिएगा, ये मानव में आहार नाल से संबंधित 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें पहली ग्रंथि सेलेवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि। पहली है लार ग्रंथियां, वही सेलेवरी ग्लैंड्स। ध्यान देना बेटा, मानव मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनका नाम आप देखिएगा। इसमें डायग्राम बना रखा है इधर। मानव गुहा का ये मुख गुहा है। इसमें पहली है अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्लैंड्स। दूसरी है अधोजंब अधोहनु ग्रंथियां, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। और तीसरी है कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड्स। तो देखिएगा, मानव में ध्यान दीजिएगा आप, मानव में 3 जोड़ी। तो देखो, मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुख गुहा, बकल कैविटी, BCCALCAVITY, बकल कैविटी में पाई जाती हैं, जिनके नाम पहली है एक मिनट रुको, कैसी होती हैं ये देखो। ये संयुक्त नलिकाकार, संयुक्त नलिकाकार, कीपाकार और स्त्रावी प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? संयुक्त होती हैं, नलिकाकार होती हैं, कीपाकार होती हैं और स्त्रावी प्रकार की होती हैं। ध्यान दीजिएगा। इन्हें अगले देखो, इन्हें अधोहनु, इन्हें अधोजिह्वा, जिह्वा इसे बोलते हैं सबलिंगुअल
सबलिंगुअल ग्लैंड्स, अधोजिह्वा, दूसरी है आदोहनु, आदोहनु, और तीसरी है पैरोटिड, कर्णपूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथियां, कर्णपूर्व ग्रंथियां कहते हैं। तो ध्यान देना कैसी होती हैं, मानव में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां मुग्वा में पाई जाती हैं। ये संयुक्त नलिकाकार, कीपाकार और स्तरीय प्रकार की होती हैं। इन्हें अधोजिह्वा, सबलिंगुअल, अधोहनु या अधोजंब, इंग्लिश में सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और कर्णपूर्व पैरोटिड ग्लैंड्स ग्रंथियां कहते हैं। अब देखिएगा, अब एक एक का वर्णन देखते हैं। ध्यान देना, इन ग्रंथियों के द्वारा कौन से पदार्थ का स्त्रवण किया जाता है, लार का। इन ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रवण किया जाता है। तो ध्यान देना, तो लार में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, पहले इनके बारे में हम देख लेते हैं, इन ग्रंथियों के बारे में। तो देखिए ध्यान से, पहली ग्रंथि समझ लो, पहली देख लो, लार ग्रंथियों में पहली ग्रंथि है अधोजंब, वो अधोहन, अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, इसे बोलते हैं सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, अधोजिह्वा। देखिए कैसी होती हैं ये, ध्यान देना, पहली लार ग्रंथियों में देखिए लार ग्रंथियां, देखिए ये जीभ के नीचे, ये होती है जिह्वा, ये जीभ के नीचे पाई जाती हैं। कैसे होती है, जीभ के नीचे जबड़ों के इनसाइड दांतों के पास आकर खुलती हैं। ध्यान देना, इनसाइड दांत होते हैं, ये जीभ के नीचे, जबड़ों के नीचे या जीभ के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है, अधोजिह्वा, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये जीभ के नीचे निचले जबड़ों के इनसाइड दांतों, ये जीभ के नीचे निचले जबड़ों के इनसाइजर, रदनक इनसाइजर, सॉरी ये आएंगे आपको कृंतक, इसे बोलते हैं इनसाइजर दांतों के पास आकर खुलती हैं। तो देखिएगा, ये जिह्वा है, जीभ के नीचे ये वाली ग्रंथियां, इनसाइजर दांत होते हैं, इनसाइजर इनके नीचे आकर खुलती हैं। क्या बोलेंगे इसको, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। दूसरी है बेटा ए बी, दूसरे देखिए आपको अधोहनु या अधोजंब, इसे बोलते हैं सब मैक्सिलरी, ध्यान देना, ये कहाँ होती है, देखो ध्यान से, ये ग्लैंड्स अधोहनु दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर, जहाँ दोनों जबड़े होते हैं, दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर एक एक जोड़ी प्रीमोलर और मोलर के मध्य में नीचे आकर खुलती हैं। तो देखिएगा, ये ग्रंथियां दोनों जबड़ों के नीचे, ये दोनों जबड़ों के जॉइंट पर, ये ग्रंथियां दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर स्थित
होती हैं और प्रीमोलर अग्रचर्वणक एवं चर्वणक प्रीमोलर PM एंड M प्रीमोलर अग्रचर्वणक के पास आकर खुलती हैं या किसमें खुलती हैं? के पास या बीच में खुलती हैं, बीच में खुलती हैं। तो देखिएगा दूसरी जो ग्लैंड्स होती हैं अधोजंब, ये दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर प्रीमोलर और मोलर दांतों के पास आकर या नीचे आकर खुलती हैं। अब तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि होती है, ध्यान देना, कर्णपूर्व ग्रंथि। ध्यान देना, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो कर्णपूर्व नाम से प्रदत्त है, कानों के पहले या कानों के नीचे, कर्णों के नीचे पाई जाती है। तो देखिएगा कर्णपूर्व ग्रंथि ये दोनों कानों की कर्ण गुहा के नीचे एक एक होती है, दोनों कानों पर। तो तीसरी जो सी है ग्लैंड्स, वो है आपको कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि, इसे बोलेंगे हम पैरोटिड ग्लैंड्स या ग्रंथि। ध्यान देना, ये कहाँ होती है? दोनों कर्णों, ध्यान देना, दोनों कानों की कर्ण गुहा, जो कर्ण गुहा होती है, कर्ण कैविटी, ध्यान देना, दोनों कानों की कर्ण गुहा में एक एक जोड़ी क्या होती हैं? कर्ण गुहा के नीचे एक एक जोड़ी होती हैं, जो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये कर्ण गुहा है, तो इधर भी एक कान है, उधर भी एक कान होगा, दोनों कर्ण गुहा के नीचे खुलती हैं। तो देखिएगा ये दोनों कानों की कर्ण गुहा के नीचे एक एक स्थित होती है, दोनों कानों की कर्ण गुहा के नीचे एक एक स्थित होती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। कैसी होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अब ध्यान देना, अब ये लार ग्रंथियाँ, ध्यान देना, ये लार ग्रंथियाँ मुख्य रूप से लार और एंजाइम का स्त्रवण करती हैं। ध्यान देना, एक मिनट, एंजाइम, ये ग्रंथियाँ मुख्य रूप से कौन सी? पैरोटिड, ये ग्रंथियाँ मुख्य रूप से एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथियाँ एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। आपने देखा हो कभी गलसू हो जाते हैं, मम्स, तो ध्यान देना, यदि इन ग्रंथियों में वायरस का संक्रमण हो जाए, वायरल संक्रमण हो जाए, तो मम्स या गलसुए हो जाते हैं। तो इन्हीं में संक्रमण के कारण क्या हो जाते हैं? गलसुए हो जाते हैं। उपरोक्त तीनों ग्रंथियों के स्त्राव, अब ध्यान देना, 3 ग्रंथि हमने पढ़ी, कौन सी? सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड्स। इन तीनों ग्रंथियों का जो स्त्राव होता है वो क्या कहलाता है? लार कहलाता है, अर्थात लार। इन तीनों ग्रंथियों के स्त्राव को लार कहते हैं। तो देखिएगा, उपर्युक्त तीनों ग्रंथियों, मतलब तीनों ग्रंथि कौन कौन सी? सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड ग्रंथि के स्त्राव को लार कहते हैं, सेलेवा, लार कहते हैं। तो ध्यान देना, ये तीनों ग्रंथियां क्या स्त्राव करती हैं? लार। अब लार में ध्यान देना,
लार क्या है? लार एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसमें जल, अकार्बनिक लवण, कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। ध्यान देना। तो देखिएगा लार के बारे में, देखो देखिएगा ध्यान से। लार, तीनों लार ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? लार, सैलाइवा। तो लार मेनली 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जल, वाटर। दूसरा होता है अकार्बनिक लवण। क्या होता है बेटा? अकार्बनिक लवण है ना। और तीसरे होते हैं कार्बनिक लवण, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ध्यान देना, अकार्बनिक लवणों में क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम के क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सोडियम पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनके लवण होते हैं। और देखिएगा कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? पहला है इसमें आपका आ जाएगा यूरिया, यूरिक अम्ल कुछ मात्रा में होते हैं, और क्रिएटिन, क्रिएटिन, और लास्ट में होता है एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट पदार्थ है, एंजाइम। ध्यान देना, कार्बनिक पदार्थों में एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना आप, कौन कौन से होते हैं? एंजाइम 2 प्रकार के स्रावित होते हैं। पहला देखिएगा टाइलिन, इसे बोलते हैं एल्फा एमाइलेज, एल्फा एमाइलेज। और दूसरा होता है आपको इसे बोलेंगे लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ध्यान देना, ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ध्यान देना, क्या करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, अर्थात ये पॉलीसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड शर्करा में बदल देता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो देखिएगा, मानव में जो लार ग्रंथि होती हैं वो एक क्षारीय पदार्थ का स्त्राव करती है जिसे बोलते हैं लार, अर्थात 3 ग्रंथियां, 3 जोड़ी ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रवण किया जाता है। लार मुख्य रूप से जल, अकार्बनिक लवण, कार्बनिक पदार्थ, इनसे मिलकर बना होता है। जल में आप जानते हो काफ़ी % मात्रा होती है जल की। अकार्बनिक लवणों में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स आदि के लवण होते हैं। जबकि कार्बनिक पदार्थों में यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन और एंजाइम, ये पदार्थ भी पाए जाते हैं। एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, लार में एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। टाइलिन, इसे एल्फा एमाइलेज कहते हैं, और लाइसोजाइम कहते हैं। टाइलिन एंजाइम, ध्यान देना, मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये इस प्रकार मुख्य गुहा में पहली ग्रंथियाँ पाई जाती है, कौन सी? लार ग्रंथियाँ। इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है, ध्यान देना, वो आती है यकृत ग्रंथि। दूसरी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। ध्यान देना, यकृत ग्रंथि यह मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। ध्यान रखना ये। दूसरी जो ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, LIVER, ग्लैंड्स।
यकृत ग्रंथि। ध्यान देना, यकृत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे शरीर का अंग होता है। ध्यान देना, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है यकृत। ध्यान दीजिएगा, यकृत को हमारे शरीर की जैविक प्रयोगशाला भी कहते हैं और सबसे व्यस्तम अंग होता है ये, शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। इसमें देखिएगा, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है जिसका निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है, अर्थात इसका निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म के द्वारा होता है। मानव में यकृत कहाँ पाया जाता है? डायाफ्राम के नीचे। मानव में यकृत डायाफ्राम के नीचे दाईं ओर पाया जाता है। ध्यान देना, इधर दाईं ओर, इधर पाया जाएगा आमाशय। मानव में यकृत डायाफ्राम के नीचे दाईं ओर पाया जाता है, जो मुख्य रूप से दो पालियों में बटा होता है। ध्यान देना, दाईं पाली के नीचे इसमें पित्ताशय पाया जाता है, यकृत के नीचे पित्ताशय पाया जाता है दाईं पाली के नीचे। तो इसमें देखेगा, यकृंती यह मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यह मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, मतलब मानव शरीर की, ये कह सकते हैं मानव शरीर की, मानव शरीर की, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। आगे देखिएगा, इसका निर्माण किससे होता है बेटा? इसका निर्माण भ्रूण के अंदर भ्रूणीय एंडोडर्म, भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है, भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। स्थिति कहाँ है इसकी? मानव में यह है, मानव में यकृत डायाफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है, उधर गुहा में दाईं ओर। तो देखिएगा, मानव में यकृत डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाईं ओर, दाईं तरफ स्थित होता है, दाईं तरफ स्थित होता है। इसमें पिंड होते हैं, ध्यान देना। यकृत दो असमान पालियों का बना होता है। एक अंतःचर्मीय संरचना होती है यकृत, अंतःचर्मीय संरचना। ध्यान देना, यकृत अंतःचर्मीय संरचना होती है जो मुख्यतया दो पालियों में, दो पालियों में बटी होती है, मुख्यतः दो पालियों में बटी होती है। इनके अतिरिक्त यकृत में दो और पालियाँ होती हैं जिन्हें इनके अतिरिक्त यकृत में दो और पालियाँ होती हैं, दो और पालियाँ होती हैं जिन्हें क्वाड्रेट और क्वाड्रेट और कॉडेट कहते हैं। तो इस प्रकार यकृत पालियों में बटा होता है। अब ध्यान देना, यकृत की निचली सतह पर, ध्यान देना बेटा, यकृत की निचली सतह पर दाहिनी ओर हरे रंग का पित्ताशय लटका रहता है। ध्यान देना, यकृत की निचली सतह पर, यकृत की निचली सतह पर दाहिनी तरफ
दाईं तरफ हरे से रंग का एक पित्ताशय लटका रहता है, क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर, ध्यान देना, पित्ताशय लटका रहता है। तो यकृत द्वारा जो पित्त का निर्माण किया जाएगा वो इसमें क्या जाएगा, इकट्ठा होता रहता है। तो हमें पित्ताशय में यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित, पित्ताशय में यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित पित्त का संचय किया जाता है। किसका बेटा, पित्त का संचय किया जाता है। तो ध्यान देना, आगे देखो, पित्त हरे पीले रंग का कैसे होता है, पित्त हरे पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। कैसे होता है, यकृत की निचली सतह पर दाईं तरफ हरे रंग का एक पित्ताशय लटका रहता है, जिसमें यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का संग्रहण किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। तो पित्तरस कैसा होता है, ध्यान रखना, पित्तरस हरे पीले रंग का कैसा होता है, हरे पीले रंग का, हरे पीले रंग का, यह लिखो, पित्तरस हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है, क्षारीय तरल पदार्थ होता है। पित्तरस कहता है तो हरे पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, जिसमें लिखो, पित्तरस में पित्त वर्णक एवं पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त वर्णक कौन कौन होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, और वर्णकों में सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि पाए जाते हैं। तो आप देखिएगा इस प्रकार की ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि। आप ध्यान देना, पित्तरस जो होता है ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वसा का पाचन करता है, ध्यान रखना। तो यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है और पित्ताशय में इसको एकत्रित किया जाता है। अब ध्यान देना, यकृत पिंडों से निकलने वाली यकृत वाहिनियां मिलकर, यकृत पिंडों से निकलने वाली यकृत वाहिनियां मिलकर क्या बनाती हैं, सामान्य यकृत वाहिनी बनाती हैं। जैसे देखिएगा, ये होता है पित्ताशय, और ये होता है मान लीजिएगा अग्नाशय। इससे क्या निकलेगी, ये तो जो ये हो जाती है पित्तवाहिनी, और ये होती है यकृत वाहिनी, यकृत से आ रही है ये, इसमें स्टोर हो जाएगा। और पित्त वाहिनी और यकृत वाहिनी मिलकर क्या बनाती है, सामान्य
यकृत सामान्य पित्त वाहिनी जो कहाँ खुलती है, ये होती है अग्नाशय वाहिनी। अग्नाशय वाहिनी तो पित्त वाहिनी, सामान्य पित्त वाहिनी जो यकृत कहाँ से आती है, पित्त वाहिनी और यकृत वाहिनी से मिलकर क्या बनती है, सामान्य पित्त वाहिनी जो कहाँ खुलती है, अग्नाशय वाहिनी में। और अग्नाशय वाहिनी पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी से मिलकर कहाँ खुलती है, ध्यान लीजिएगा ना, ये होती है गृहिणी, डोडिनम। गृहिणी में जाकर के खुलती हैं और जहां पर ये खुलती हैं यहाँ पर एक अवरोध पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, ओडी की अवरोधनी। ओडी की अवरोधनी, ओडी की अवरोधनी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओडी की अवरोधनी पाई जाती है जिसके द्वारा ये कहाँ खुलती है, गृहिणी में। तो गृहिणी में स्वयं का कोई पाचक रस नहीं होता है, तो अग्नाशय वाहिनी क्या लेके आती है, अग्नाशय रस। अग्नाशय क्या आता है, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, और यहां से आती है पित्तवाहिनी पित्तरस। तो ये सबसे शक्तिशाली रस होता है अग्नाशय रस, ध्यान देना। और पित्तरस वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। तो देखिए कहाँ खुलती है, ये किसमें खुलती है, गृहिणी के अंदर। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। आगे आप देखो यकृत के क्या कार्य करता है यकृत, तो ये, और जहाँ पर ये मिलती हैं दोनों, इसे बोलते हैं यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी। जब दोनों आकर के मिलती है तो उसे बोलते हैं डक्टस कोलोडोकस। डक्टस कोलोडोकस एक क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये दोनों आकर के मिलती हैं। तो आगे देखिएगा, इसमें आपको जिस समीपस्थ भुजा में खुलती हैं गृहिणी की, उसमें क्या बता, ओडी की अवरोधनी, ओडी की अवरोधनी पाई जाती है। अब यदि हम यकृत की आंतरिक संरचना देखेंगे तो ध्यान देना, इस मिटा दो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है।